सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी किसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, या यूं कहूं कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, जिनको अभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। और अरकडी डोरकोविच इनको फिडे के अध्यक्ष के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। अच्छा, विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर है। और ये पहले व्यक्ति बने थे 1991-92 में जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे अभी इस पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और पुरस्कार राशि भी बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई है। चलो बताओ, हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। और वर्ल्ड चेस डे आप जानते हो 20 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा बताओ, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद रखना। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। और अभी भारत में पहली बार 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इसका शुभंकर याद रखना थम्बी था। अच्छा, वैसे तो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा हो और आपको याद हो तो बताओ इसमें विजेता कौन सी टीम रही थी। और ये भी बताओ कि 2024 में जो शतरंज ओलंपियाड होंगे वो कहां पर होंगे? ये अच्छा प्रश्न है। वैसे मैं आगे बताऊंगा ये सब, लेकिन अभी आप कोशिश करो बताने की, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अगस्त 2022 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंद्रजीत केमोत्रा को। तो अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंद्रजीत केमोत्रा को अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक डिजिटल फर्स्ट बैंक है जिसे अभी हाल ही में आरबीआई ने अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में प्रमोट कर दिया। और अभी जनवरी 2022 की बात है, बैंक ने भारत के पूर्व कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। बाकी आप जानते हो, ब्रिक्स देशों का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसने डॉक्टर डीजे पांडियन को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया था। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी? रुचिरा कंबोज टीएस तिरुमूर्ति की जगह। और नीति आयोग के अभी नए सीईओ कौन बने? परमेश्वरन अय्यर बने अमिताभ कांत की जगह। अमिताभ कांत क्या बन गए? G20 के लिए भारत के शेरपा बन गए। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है क्या? अरे ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, ये पूछा जाएगा, देखना किसी न किसी एग्जाम में। क्या है प्रश्न? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। और इसकी पहली बार कोई महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये। और इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। थम्बी याद है ना, अभी जो यहाँ पे ओलंपियाड हुए थे, शतरंज ओलंपियाड, उसका शुभंकर थम्बी ही था। तो उससे भी आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? शेखर मांडे का स्थान लिया। देखो, कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम में इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से सुनना बस। अभी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और अभी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी हर्षवंती बिष्ट। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी कौन? आयशा मलिक बनी। आपको याद है, अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी लिसा स्टालकर। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं लिसा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवासे। अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधुबी पुरी बुच। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी? बताओ। धृति बनर्जी बनी थी। आप जानते ही हो, हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। और अभी 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने जगदीप धनखड़। और 49th नंबर के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे यूयू ललित, यूयू हन्नी सिंह। वैसे याद रख लो, यूयू ललित यूयू ललित। लेकिन ये 3 महीने के लिए बने, वरना नाम तो बहुत प्यारा है, पर क्या कर सकते हैं।
और आप मुझे बताओ, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? गीता गोपीनाथ, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी कला रामचंद्रन। और अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी कौन? केतांजी ब्राउन जैक्सन, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी थी? ए मणि मेखलाई बनी थी। और अभी ओएनजीसी की पहली महिला हेड कौन बनी, बता दो। चलो, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये अच्छा था और काफी सारे पॉइंट्स हमने क्लियर करे, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा गुस्तावो पेट्रो। तो अभी कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पद की शपथ ले ली है। कोलंबिया ये साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है बोगोटा। करेंसी होती है कोलंबिया पेसो। अभी आप जानते हो आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बने थे, पैट्रिक एची नाम है। और आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या होती है? यामूसोक्रो। अभी आईसीसी का मेंबर भी बना था ये। अभी सोमालिया के प्रधानमंत्री बने थे हमजा आबदी बुर्रे। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में पापुआ न्यू गिनी के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स मॉरेप। तो पापुआ न्यू गिनी, इसकी संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मॉरेप को फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया देखा है आपने, उसके नॉर्थ ईस्ट में ये आपको मिलेगा, जिसकी कैपिटल है पोर्ट मॉर्सेबी। और करेंसी चलती है पापुआ न्यू गिनियन किना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आंसर होगा टोरस जल संधि। ये जल संधि कोरल सागर के पानी को आराफुरा सागर से जोड़ती है, ये भी याद रखना। अच्छा, अभी कुछ समय पहले पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हुआ था, उनका नाम क्या है? माइकल सोमारे। और बताओ, अभी फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बोर्न। इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे यायर लैपिड। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर होगा 8वीं बार। तो अभी 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया था और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाई और इसमें तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो आंसर होगा रूपल चौधरी। अच्छा, ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? कोलंबिया में हुई। अभी 1 अगस्त को शुरू हुई थी और 6 अगस्त तक ये चली। तो रूपल चौधरी ये वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। इनका नाम याद रखना। इन्होंने 4x400 मीटर रिले रेस में सिल्वर जीता और उसके बाद महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में ब्रोंज मेडल जीता। आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, जिसे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले महिला क्रिकेट इवेंट में कौन विजेता रहा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था और इसे किसने जीता इस बार? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। मतलब गोल्ड जीता ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा करके? या भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा, हमने सिल्वर जीता। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भैया भारत ने किसको हराया या ब्रोंज किसने जीता? तो भारत ने हराया न्यूजीलैंड को। तो फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे भारत, तीसरे पे न्यूजीलैंड। और इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। ये भी याद रखना क्योंकि पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान बनी है हरमनप्रीत कौर। और देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, यानी कि आपके क्रैक एग्जाम चैनल पे आप पहली बार जुड़े हो, तो शायद आपको नहीं पता हो तो बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स का एक कंप्लीट वीडियो बना करके डाल दिया है। वो वीडियो आप देख लोगे ना, कॉमनवेल्थ गेम्स से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी किसने
साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि साफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत ने किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। ये हुआ कहां पे था? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। और भारत ने लगातार दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, अगर बात करें इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो आंसर होगा शिवजीत सिंह लोमा पोकपम। और गोलकीपर थे सोम कुमार। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका बांग्लादेश में। और इस चैंपियनशिप की बात करें तो ये हर 2 साल में होती है। पहली बार ये 1993 में हुई थी। सबसे ज्यादा टाइटल भारत ने जीते हैं, टोटल 8 बार। आखिरी जो इसका एडिशन हुआ था वो मालदीव में हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में, उसको भी भारत ने जीता। देखो, फुटबॉल से एक संतोष ट्रॉफी का नाम याद रखना। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी को जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 आप जानते हो होंगे कतर दोहा में, इस साल के अंत में होंगे, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस है। मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है लाइव। और अगले यानी कि 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहां पे? 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसी तरह से याद रखना, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये 2022 में भारत में होंगे, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है ईभा। कुछ कप एंड ट्रॉफीज हैं, वो आप ध्यान रखना, उनका संबंध फुटबॉल से है। जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि डूरंड कप बताओ इसका संबंध किस खेल से है, ऐसे प्रश्न आते हैं। कलिंगा कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गया, सुब्रोतो कप हो गया, बीसी रॉय ट्रॉफी हो गया। तो इनका सबका संबंध है फुटबॉल से, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा वी प्रणव बन गए। ये चेन्नई के हैं वी प्रणव, जो अभी भारत के 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। बाकी आप जानते ही हो, शतरंज दिवस हम चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। पहले हमारे पुरुषों में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। और अभी हमने पढ़ा भी, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। माइंड मास्टर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1991-92 में, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया। पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। पूछोगे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। देखो, पीछे मैंने आपको बताया था और उससे पीछे भी बताया होगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं कहूंगा कि आगे भी बताऊंगा। कारण यही है कि जब मैं बार बार बोलूंगा तो अगर आप ये वीडियो के सारे पार्ट देखते हो तो आप ये बार बार सुनोगे अगर किसी एक ही एक चीज को, तो वो चीज आपके कानों में घुस जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर आप बोल नहीं रहे हो ना, वैसे तो बोलोगे तो वेल एंड गुड है, उससे बेहतर तो कोई होगा ही नहीं चीज। लेकिन बोल नहीं रहे हो, सुन रहे हो, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। एग्जाम में माइंड में क्लिक कर जाएगी चीज और आप आंसर लगाया होगे। इतना ही चाहिए हमें, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। ये किस देश की प्लेयर हैं? अमेरिका। तो 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स, इन्होंने यूएस ओपन 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है। वे अपने करियर में 73 तो सिंगल्स और 23 डबल्स का खिताब जीत चुकी है और 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ये। और टेनिस से 2 नाम और याद रखो, एक तो भारतीय टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा। इन्होंने भी कहा है कि 2022 के एंड में ये संन्यास ले लेंगी, रिटायर्ड हो जाएंगी। और इस साल के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी, वो संन्यास ले चुकी हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं? पहला प्रश्न। और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल किस किसने जीता और किस देश से उनका संबंध है, ये आप टाइप करके बताओ। बढ़ते आगे, फिर आपसे पूछ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां से याद रखो जो आपके ऐसे मुंह पे, जवान पे होने चाहिए कि 2022 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे हुआ? बर्मिंघम यूके में। इसमें भारत की बात करेंगे, पदक तालिका में 4थे स्थान पे रहा। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रोंज हैं। वैसे तो हमने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जिसमें इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को वहां पे रखा है और एमसीक्यू की फॉर्मेट में मैंने आपको वो सॉल्व करवाए, तो उसे आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा तो। कैसे ट्रिक से याद किया था कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम ये कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। भारत ने कितने गोल्ड जीते? 22 ही गोल्ड जीते हैं। और अगर आपने वो
सेपरेट वीडियो देख लिया कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो एक प्रश्न मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, इस बार कौन से खेल को इसमें शामिल नहीं किया और कौन कौन से नए खेलों को इसमें शामिल किया, ये बताओ आप। पता लग जाएगा आपने वो वीडियो देखा नहीं देखा। बाकी टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है 67 गोल्ड के साथ, टोटल 178 मेडल है। सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा और चौथे पे भारत हो ही गया। तो बाकी तो यहाँ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो एक बार विजिट ज़रूर करना। और सबसे अच्छी बात कि उनकी क्विज बना के अपलोड कर दी गई है, प्रैक्टिस करना अच्छे से। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे भैया, तो तैयार रहना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा प्रभात जयसूर्या को। अब ये कहाँ के? ये श्रीलंका के नए स्पिनर है प्रभात जयसूर्या, जिन्हें जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब पूछोगे आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा इंग्लैंड की एम्मा लैम्ब को। अच्छा, आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। अभी नए सीईओ बने थे जॉफ एलार्डेस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा भवानी देवी। तो भारत की भवानी देवी ने अभी राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला कृपाण व्यक्तिगत वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका को हराया। अभी आपको याद है पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहाँ पे हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। आपको बताया 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड जो कि पहली बार भारत में हुए थे, कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में, जिसका शुभंकर मैस्कोट है थम्बी। और थम्बी से एक अपॉइंटमेंट याद रखना आप, नल्ला थम्बी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। आप में से कई स्टूडेंट पूछते हैं ना कि चीजों को लिंक करके आपस में कैसे याद रखें, तो ये एक तरीका है। अब यहां पे पढ़ा हमने थम्बी, लेकिन इस थम्बी से मैंने उस नल्ला थम्बी को याद कर लिया जो कि एक अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन का प्रश्न है। तो इस तरह चीजों को आप इंटरलिंक करो और इस तरह से आप चीजों को पढ़ोगे ना, तो आप क्या पाओगे कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आप पढ़ चुके हो और ऐसा पढ़े हो जो आपको याद भी है, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प भी करेगा। तो यहां पे याद रखना, पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और भारत की बी टीम ने ओपन वर्ग में ब्रोंज जीता, जबकि भारत ए की महिला टीम ये तीसरे स्थान पर रही, मतलब इसने भी ब्रोंज जीता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि अगला वाला 2024 वाला शतरंज ओलंपियाड कहां पे होगा, ये आप याद रखना, हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। इस बार का हुआ था भारत में, जिसको जीता उज्बेकिस्तान ने। अगली बार का होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुनील छेत्री को। किस सीजन के लिए? 2021-22 सीजन के लिए सुनील छेत्री को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि महिलाओं में मनीषा कल्याण को चुना गया। पुरुषों में तो सुनील छेत्री को, महिलाओं में वुमेन्स कैटेगरी में मनीषा कल्याण को। और वैसे भी सुनील छेत्री को तो ये जो पुरस्कार है ये 7वीं बार मिल रहा है। अच्छा, हमारे एक और फुटबॉल प्लेयर का नाम आपको याद होना चाहिए, जिनके नाम पे नामची सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, तो उनका नाम है बाइचिंग भूटिया। बाकी आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये होंगे कतर दोहा में, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाईजूस, मैस्कॉट है लाइब। और अगले वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाले वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 को जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। और अभी 2022 का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था, उसको भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। और याद रखना 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भारत में होगा, जिसका शुभंकर है ईभा। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। तो सामाजिक और आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करने और इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2015 में मनाया गया था। अच्छा, इससे संबंधित कुछ योजनाएं आपके करंट अफेयर्स यानी कि न्यूज में रही हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक तो नेथन्ना योजना याद रखना, तेलंगाना ने इसको शुरू किया था। हथकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना है एक,
इसी तरह से स्वनिर्भर नारी योजना है, असम सरकार ने इसको शुरू किया था। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए। और एक नेकरा सम्मान योजना भी है, उसको शुरू किया था कर्नाटक सरकार ने। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को भारत को गोल्ड जिताया था। तो उन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। 2022 में ये इसका दूसरा संस्करण है। तो युवाओं को जेवेलियन थ्रो खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया गया। अच्छा, हमारे एक पैरा एथलीट है और उनका संबंध भी भाला फेंक से है। आप उनका नाम बताओ, क्योंकि वो अभी देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बने जिन्हें पद्म भूषण मिला। आप बताओ उनका नाम, क्योंकि वो अभी देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बने जिन्हें अभी पद्म भूषण मिला। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया की। ये राजस्थान के हैं, जेवेलियन थ्रोवर हैं, पद्म भूषण मिला। अभी नीरज चोपड़ा की बात कर लो या अवनी लखेरा की बात कर लो, इन्हें पद्मश्री मिला था। और देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था। अभी नीरज चोपड़ा से याद होगा, इन्होंने अपना नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया 89.94 मीटर का। कहाँ पे? स्टॉकहोम डायमंड लीग में। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। तो हर साल 9 अगस्त को जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको मनाया जाता है। थीम क्या है? द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। थीम वगैरह याद नहीं रखनी, आप सीधा सा याद रखो, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा करंट अफेयर से संबंधित, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। अच्छा, अभी उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया, उनका नाम था हेमानंद बिस्वाल। अभी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति आप जानते ही हो, द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं। किस रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया था? तो इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम, ये मध्य प्रदेश में है। बाकी अगर आपसे पूछे ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? बॉक्सर MC मैरी कॉम को। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में आसियान डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को आसियान डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मिलेगा जकार्ता इंडोनेशिया में। और इस बार आसियान ने अपनी 55वीं वर्षगांठ मनाई है। टोटल इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। अच्छा, क्या भारत भी इसका मेंबर है? तो आंसर होगा नहीं। और इसका मोटो क्या होता है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। अच्छा, आसियान का चार्टर ये कहाँ पे साइन किया गया था? बैंकॉक में। इसीलिए आसियान को कई बार बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पूछे कि इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना, तो कंबोडिया। और 2022 में इसकी अध्यक्षता कंबोडिया के पास ही है। देखो पहले आप इसके देखो 10 मेंबर कंट्रीज कौन से हैं। तो इन्हें हम जमाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाने का फायदा क्या है? इसकी अध्यक्षता आप आराम से बता पाओगे। जैसे कि 2022 में हमने कहा कंबोडिया के पास है, तो इससे पिछले साल ब्रुनेई के पास थी, अगले साल इंडोनेशिया के पास होगी। जिस तरह से ब्रिक्स में नहीं होता क्या, जैसे कि हमने कहा था पिछले साल 13वीं बैठक इंडिया में हुई थी, इस साल इसकी 14वीं बैठक चाइना में होगी, अगले साल साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राजील में, फिर रशिया, फिर इंडिया, ऐसे चलता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये पैटर्न रहेगा। अच्छा, 8 से ही आप याद रखो सार्क डे, ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को। वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2022 में अध्यक्षता किसके पास है? उज्बेकिस्तान के पास है। और G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है, अगले साल भारत के पास होगी। G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है 2022 में? जर्मनी कर रहा है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एक्चुअली में शेरों को बचाने की पहल 2013 में शुरू हुई थी और इसी साल पहला विश्व शेर दिवस मनाया गया था। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, शेर दिवस यानी कि लायन डे की हम बात कर रहे हैं, जो 10 अगस्त को मनाया गया।
अगर टाइगर डे पूछेंगे आपसे, बाघ दिवस, तो वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप दे जाओ। जानवरों के लिए अभी भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ था, उसका नाम बता दो आप, हम बढ़ेंगे आगे। अब बताओ विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो ये हमने 10 अगस्त को ही मनाया। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो ये जो दिन है ये पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, टू प्रोमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। चलो आप मुझे बताओ, भारत का कृषि में डीजल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने का लक्ष्य कब का है? 2024 का। अभी आपको याद होगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली ये पहली एयरलाइन बनी थी। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। अच्छा, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बायोफ्यूल पॉलिसी को। तो आंसर होगा राजस्थान। याद रखना ये सब, पढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? तो आंसर होगा दलाई लामा को। तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान, जिसे क्या कहते हैं, डिपाल आर एन जैम डस्टन, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, दलाई लामा से कुछ प्रश्न आपको याद दिलाता हूं। 2021 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एंगेजमेंट। और 2022 में एक तो दलाई लामा और एक थे डेसमंड टूटू, इन दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अच्छा, दलाई लामा की बायोग्राफी अभी आई थी जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। उसको किसने लिखा था? तेंजिंग ग्योत्से ने लिखा था। वैसे अभी असम ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है जिसको कहते हैं असम वैभव। किसको दिया भैया? रतन टाटा जी को। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान, वो अभी किसको दिया था? बिल गेट्स को दिया था। और वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला अभी, जिसको कहते हैं सितारा ए पाकिस्तान। और इसी तरह से स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आप लोग पढ़ोगे बाबर आजम को भी अभी ये सम्मान मिला है। और शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया, तो अभी मरणोपरांत जापान का सर्वोच्च सम्मान मिला इनको। क्या कहते हैं उस सम्मान को? कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। शिंजो अबे को इसी साल हमने नेताजी अवार्ड भी दिया था, पिछले साल पद्म विभूषण भी दिया था। तो ये भी याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी सारे पॉइंट्स आपने अच्छे अच्छे क्लियर करे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस भारतीय मूल की अमेरिकी ने मिस इंडिया यूएस का खिताब जीता? तो आंसर होगा आर्या वॉलवेकर। तो वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वॉलवेकर ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है। और इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की जो छात्रा हैं सौम्या शर्मा, वो दूसरे स्थान पर रही है। और संजना चेकुरी ये तीसरे स्थान पर रही। अच्छा, मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता? तो वॉशिंगटन की अक्षी जैन ने जीता। आप जानते हो भी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था 2022 में हरनाथ संधू ने। और ये तीसरी भारतीय बनी थी मिस यूनिवर्स बनने वाली। पहली थी सुष्मिता सेन 1994 में बनी, फिर लारा दत्ता बनी और अब ये हरनाथ संधू। अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता खुशी पटेल ने। और मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीता सरगम कौशल ने। चलो बताओ, अभी 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 में जो हुई थी उसका खिताब जीता था कैरोलिना ब्लावस्का ने, वो पोलैंड की है। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में फ्रांस सरकार के शेवेलियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कन्नन सुंदरम को। तो कलाचुवड़ू के प्रकाशक कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिसे कहते हैं शेवेलियर अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया। उन्हें भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। कलाचुवड़ू ये तमिलनाडु में स्थित एक प्रकाशन संस्थान है। और शेवेलियर अवार्ड ये फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है। आप जानते हो अभी यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था तनुजा नेसारी को। वीटली गोल्ड अवार्ड मिला चारुदत्त मिश्रा को हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। और ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया अभी बबीता सिंह को।
नाम याद रखना, ये न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में होता है ये वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज, आप जानते ही हो। और ये इसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण। अभी 8 अगस्त को हुआ ये। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। इसका जो पिछला संस्करण है वो अक्टूबर 2021 में हुआ था वॉशिंगटन, अमेरिका में। अभी अमेरिका के साथ हम युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी करेंगे। कहां पे? उत्तराखंड के औली में। चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अमेरिका के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज हम करते हैं। बाकी मैं आपको आगे एक बार फिर बताऊंगा, पहले आप कोशिश कर लो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो 18 से लेके 22 अक्टूबर 2022 तक होगा ये डिफेंस एक्सपो। ये इसका 12वां संस्करण है। कहां पे होगा? गुजरात के गांधीनगर में। इसकी थीम भी है पाथ टू प्राइड। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिफेंस एक्सपो 2014 तक ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता था। फिर उसके बाद से ये अलग अलग जगह होने लगा, जैसे कि 2016 को ये गोवा में हुआ, 2018 को ये चेन्नई में हुआ। हर 2-2 साल के अंतराल में होता है। 2020 में लखनऊ में हुआ और अब 2022 में गांधीनगर, गुजरात। चलो अब कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। बताओ, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन खरीदेगा? तो आंसर होगा फिलीपींस। अभी प्रधानमंत्री जी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज ये कहां पे लॉन्च किया? गुजरात में। अभी देश का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, इसका अनावरण कहां पे किया गया? गांधीनगर में। भारत की पहली स्टील सड़क कहां बनी? सूरत में। और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी यहीं पे बन रहा है। गुजरात, याद रखना, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना। और गुजरात में ही पैदा हुआ था भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये गुजरात के लोथल में बनेगा। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी यूनिट ये भी गुजरात में स्थापित होगा। कौन करेगा? सुजुकी मोटर्स। और न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात की गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है, जिसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए डॉक्टर डीजे पांडियन को। वर्ल्ड बैंक ये जामनगर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, इटारसी रेलवे स्टेशन ये किस राज्य में है? तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और ये भी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडियन रेलवे ने मध्य प्रदेश के इस इटारसी रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट ऑन व्हील सेवा को शुरू किया। आपको अगर याद हो तो ये बात है 2018-19 की, जब देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन में। फिर इसके बाद इस कंसेप्ट को कई स्टेशन में लॉन्च किया गया और अब इस कंसेप्ट को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन में लॉन्च किया गया। और याद रखना, इस रेस्टोरेंट ऑन व्हील का क्या नाम रखा है? आहार। यहाँ पे यात्रियों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो भी भोजन कर सकते हैं। अच्छा, भोजन यानी कि कैंटीन से आपको याद आएगा, मोदी किचन ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तमिलनाडु में। और अटल जी के नाम पे भी एक कैंटीन शुरू हुई थी हरियाणा में। वैसे हमारे टोटल रेलवे जोन कितने? 18 हैं। 18वें का मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। और आपको याद हो तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन में ही खोला गया था गेमिंग जोन। और लाइब्रेरी ऑन व्हील ये कंसेप्ट कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। आपको याद होगा अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात का है, उसका नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। चलो बताओ, भारत में फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और अभी रेल यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में, उसका नाम बदल करके गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये नाम याद रखना सारे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया। यानी कि हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग बातचीत के दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही उन्हें वेदों और पुराणों की भी शिक्षा दी जाएगी। एक्चुअली में सरकार चाहती है कि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों की भाषा आनी चाहिए। और संस्कृत ये तो उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा भी है। चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी संस्कृत दिवस हमने कब मनाया था? अगस्त के महीने में। उत्तराखंड से आपको याद दिला दूं, अक्टूबर 2022 में एक एक्सरसाइज होगा यहाँ पे उत्तराखंड के औली में, भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का।
अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत, पहले अभी अक्षय कुमार भी बने थे। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य यही है उत्तराखंड। अभी देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में ही। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। अभी इन्होंने एक बुक लॉन्च की है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, इसको लिखा है आराधना चौहरी ने। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा की, तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का 100% लागू करेगी। तो कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। कहां पे, गोवा में। आप जानते हो ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, कर्नाटक। दूसरा राज्य पूछेंगे तो मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य, तो फिर आपका आंसर होगा उत्तराखंड। ये आप जरूर याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नाम की बुक को रिलीज किया। इसे लिखा किसने है, सानिध्या शर्मा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने भी जम्मू में रहने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा, जिसकी उम्र मात्र 11 वर्ष, नाम है सानिध्या शर्मा, तो उनके द्वारा लिखित रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नाम की एक कविता पुस्तक को रिलीज किया। अच्छा, संयुक्ता दास नाम याद है आपको, लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा था, जिसको लॉन्च किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और जे सिंह द मैकमोहन लाइन नाम से बुक लिखी, जिसको अभी लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। और नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हैं हरीश मेहता, उन्होंने बुक लिखी है अभी द मैवरिक इफेक्ट नाम से। वैसे नेस्कॉम के अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष बन गए, बता सकते हो उनका नाम क्या है, कृष्णन रामानुजम। ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने पुण्य कोटि दत्तू योजना के पोर्टल को अभी लॉन्च किया। तो इसके जरिए कोई भी राज्य सरकार की गाय को गोद ले सकता है, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य की सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रही गायों की हालत में सुधार करना। अच्छा, गाय से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा, पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया गया था, आंसर होगा असम में। और समुद्री गाय सी काउ किसको कहते हैं, डुगोंग को। आपको याद है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ये कहां पे स्थापित किया गया, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पाक खाड़ी में। और अभी चारा विजय योजना किसने शुरू की थी, हरियाणा ने शुरू की थी। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझाएगी, बल्कि अधिक उत्पादन देकर गन्ना किसानों की आय भी दोगुनी करेगी। ये किसानों के लिए संजीवनी के रूप में काम करेगी। तो पंचामृत योजना पूछा जाएगा तो याद रखना उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने एन टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना, तो आंसर होगा फेडरल बैंक। तो केरल स्थित फेडरल बैंक ये आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस आसान हो जाती है, और टिन 2.0 मंच इस साल 1 जुलाई से शुरू हुआ था। ये पेमेंट गेटवे के जरिए करदाताओं को एक और भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जिससे वे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आरटीजीएस या एनईएफटी और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा अभी कोटक महिंद्रा बैंक ये नए टैक्स पोर्टल के साथ एकीकरण इंटीग्रेशन पूरा करने वाला पहला बैंक बना था। बंधन बैंक पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया इसने। और यूनियन बैंक की बात करेंगे तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला ये पहला बैंक बना था। देखो, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अलुवा, केरल में। सीईओ श्याम श्रीनिवासन है और इसका टैगलाइन होता है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ,
अगस्त 2022 में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो आंसर होगा रामाधर सिंह। तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामाधर सिंह को अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके साथ ही वो ये सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए मिला है उन्हें ये सम्मान। आप जानते हो प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे। और कौशिक राजशेखर, ये भारतीय मूल के प्रोफेसर है कौशिक राजशेखर, जिन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता था, ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। और मलयालम फिल्म निर्माता हैं केपी कुमारन, जिनको केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, इसी के साथ अगस्त महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये पहला वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। अच्छा, कौन कौन से दिन कवर कर लिए ये मैं आपको बता दूं। 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 और 11 अगस्त, ये 4 दिन कवर कर लिए। इनका क्विज मिल जाएगा आपको आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वीडियो देखने के बाद अब जाकर के इसकी प्रैक्टिस कर लो एक बार, फिर एक आध दिन बाद फिर से प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। और बीच बीच में टाइम निकाल करके प्रैक्टिस करते रहना ताकि क्वेश्चन आप भूलो ना, मतलब जितनी मेहनत की है वो सारी वेस्ट ना हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।